do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. Simple harmonic motion, SHM, SHM, and mass spring system. Chapter number 17 of this book. This topic is very important for long questions as well as for MCQs. I'm repeating कि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से पेपर की बात कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज अगर हम ओपन करें तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट motion of a mass attached to a spring executes simple harmonic motion. इस क्वेश्चन का आंसर यहां से यहां तक है. रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर यहां से यहां तक. अगर पेपर में वो ये साथ अगर ये भी लिख देते हैं, जगह है तो लिखते ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ तक आंसर कंप्लीट है. हाँ, अगर पेपर में वो मेंशन करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में, साथ पेपर में वो ऐड कर देते हैं एंड राइट फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम. अगर क्वेश्चन में ये ऐड कर देते तो फिर आपने ये मस्ट लिखना है, तब आंसर कंप्लीट होगा. क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अगर वो ऐड कर देते, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट में अगर वो लिख देते कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर आपने यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है. तो ये डिपेंड करता है कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आता है. बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन कुछ MCQs भी हैं, इंपॉर्टेंट MCQs जो इस टॉपिक में से आते हैं. सो ड्यूरिंग द लेक्चर मैं MCQs को भी हाईलाइट करूंगा. सो बी फोकस्ड, अपने टोटल फोकस यहाँ पे रखना है, ध्यान रखना है कि कोई मिस ना हो जाए. स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा इस सिंपल एक्टिविटी से. ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है. इस सिंपल एक्टिविटी से मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा कि अब इस टाइम ये मेरे पास एक पेंडुलम है. फर्ज करें है तो पेंडुलम नहीं, लेकिन ये पेंडुलम मेटालिक बॉल नहीं है मेरे पास, सिंपल पेंडुलम यही है. अब इस टाइम ये मेन पोजीशन पे, ये जो इसकी पोजीशन है ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन. अब ये लास्ट लेक्चर में रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि वो इसमें यूज़ होगा. मैं इसे फोर्स लगाता हूँ, इस पेंडुलम को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये अगर यहाँ ला के इसको मैं फ्री कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो ये मेन पोजीशन से इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो ये मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं. तो मेन पोजीशन, ये हमारी मेन पोजीशन है. मेन पोजीशन से कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. सो ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? द मोशन अबाउट मेन पोजीशन, से वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं. तो मतलब कि सिंपल पेंडुलम की मोशन कौन सी है हमारे पास? ऑसिलेटरी मोशन. अब आई मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये हमारे पास एक मैस है, ये हमारे पास एक मैस है, ये स्प्रिंग है, मैस स्प्रिंग सिस्टम. अब इस टाइम ये भी मेन पोजीशन पे है. जैसे ये हमारे पास पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन पे ऐसे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो मेन से जब मैं इसमें फोर्स लगा के इसे मैं यहाँ पे ला रहा हूँ,
तो ये जो इसकी पोजीशन बनती है यहाँ पर, ये इसकी बनती है एक्सट्रीम पोजीशन। जब कोई फोर्स नहीं लगी इस पे, एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाई, तो ये अब मीन पोजीशन पे रहेगा। जब हम फोर्स लगा के इसको ले जाएंगे तो ये एक्सट्रीम पे चला जाएगा, मैक्सिमम पोजीशन। इसी तरह ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इस टाइम ये मीन पोजीशन पे है। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये किस पे, ये इसकी कौन सी है, मीन पोजीशन, ये इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में। फिर हमने इसे फोर्स लगाया, इस तरह फोर्स लगा के हम इसको यहाँ ले आए, तो ये इसकी बन गई हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे इसमें हमने फोर्स अप्लाई नहीं की थी तो ये मीन पोजीशन पे था, फिर फोर्स अप्लाई की तो ये एक्सट्रीम पे आ गया। तो इसी तरह ये इसमें फोर्स नहीं लगी तो ये मीन पे था, फिर हमने इसे फोर्स लगा के याद लिया तो ये एक्सट्रीम पे आ गया। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है। फिर हम जब इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे, फ्री कर देंगे, तो ये जाएगा मेन पोजीशन से आगे चला जाएगा। जैसे ये हम यहाँ से को फ्री करेंगे तो ये मेन पोजीशन पे आकर रुकेगा नहीं, ये मेन पोजीशन से आगे गया फिर पीछे। तो इसी तरह इसको जब हम यहाँ से जब रिलीज करेंगे, फ्री करेंगे, तो ये मेन पोजीशन से आगे चला जाएगा इधर, फिर इधर, तो ये मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करेगा। तो मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। इट्स मीन कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मूवमेंट है या मोशन है वो भी ऑसिलेटरी मोशन है या फिर वाइब्रेटरी मोशन है। ये लास्ट आ गया। अब इसमें एक चीज़ और, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा पेंडुलम यहाँ से मूव करवा के हम मूव कर रहे हैं, इस तरह ये सर मूव कर रही है, तो मूव करते करते जब ये यहाँ पे पहुँचे तो मीन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं एक्स। उसे हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन से यहाँ तक फॉर एग्जांपल, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसे हम बोलते हैं एक्स। इसी तरह ये मैस स्प्रिंग सिस्टम मूव करते हुए जब यहाँ पर आया किसी इंस्टेंट पे, तो मीन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट बनता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो मीन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट बनता है वो क्या होता है, एक्स। ये हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है एक्स, तो एक्स पता होना चाहिए। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट, ये पेंडुलम यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ मूव कर रहा है, तो मीन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो क्या होगा, एक्स। तो आपको होप समझ आ गई, ये एक्स, एक्स क्या, ये लिखा हुआ है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट फासला वो क्या है हमारे पास, ये एक्स, ये लिखा हुआ है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब दो चीज़ें हमने सीखी, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट कौन सी है, ऑसिलेटरी मूवमेंट है या ऑसिलेटरी मोशन है, और दूसरा हमने सीखी कि एक्स, एक्स क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब मैं ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक सिंपल हार्मोनिक मोशन की SHM। अब एक्स क्या है, अभी वहां सीखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, इस पूरी स्टेटमेंट को हम दो लेटर्स और दो सिंबल्स में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रीड करना स्टार्ट करूं तो यहां से यहां तक कंप्लीट स्टेटमेंट बनती है। और अक्सर टीचर्स कहते हैं ना ब्यूटी ऑफ मैथ, तो ये मैथ की ब्यूटी है कि इतनी स्टेटमेंट्स को इसने दो लेटर्स और दो सिंबल्स, माइनस का और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल दो सिंबल्स और ए और एक्स दो लेटर्स, इन टोटल 4, दो लेटर्स और दो सिंबल, इसमें ये पूरी स्टेटमेंट छुपी हुई है। अब मैं ज़रा इसको रीड करूंगा और ये स्टेटमेंट आएगी, ज़रा आपने ध्यान करना। कैसे, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये बात आपने याद रखना है। एक्स हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, मैं इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नेगेटिव साइन और ये। अब सिंपल एक एग्जाम्पल, अगर सिंपल पेंडुलम यहाँ पर है तो फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रही है, इस तरफ, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लग रही है। अगर ये मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाता है, अब फोर्स किस तरफ लग रही है, छोड़ूंगा तो किधर जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ, तो फोर्स किधर लग रही है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन।
तो ये यहाँ पर होता भी टूवर्ड्स मीन पोजीशन, अगर यहाँ पर है तो छोड़ेंगे तो किधर जाएंगे, जाएगा ये मूव करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन अप्लाई हो रही है। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है, ये लिखा हुआ है नेगेटिव, ये लिखा हुआ है फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इधर है तो फोर्स के छोड़ेंगे तो किधर जाएगा, ये टूवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर है तो अब इसको हम फ्री करेंगे तो किधर जाएगा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसकी मूवमेंट ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये लिखा हुआ है। नेगेटिव साइन शोज दैट, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब एक्सेलरेशन कैसे है, यहां पे फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन और यहां पर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बात जरा समझ लें कि हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम ए। तो मैथ तुम्हारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है वही फोर्स की, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही एक्सेलरेशन, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। ये समझाने के लिए मैंने लिखा। तो ये हमारे पास हो गया। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज टूवर्ड्स द, इस तरफ है तब भी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, अगर इस साइड पे है तो तब भी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मैं यहां लिख रहा हूं नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ शो कर रहा है। ये नेगेटिव है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ए से एक्सेलरेशन। अब मैं जब इसको रीड करूँगा तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी, ज़रा देखना कैसे। ए से एक्सेलरेशन और ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ये ए और एक्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लिखा हुआ है। ए मतलब कि एक्सेलरेशन, ए से क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its displacement from mean position। acceleration is, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन के शो कर रहा है, ये नेगेटिव ये कर रहा है ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये लिखा हुआ है। ऑलवेज डायरेक्टेड को बेशक ना लिखें, ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई एक्सेलरेशन। अब और यही डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब रह क्या सिंपल ये रह गया एन ऑसिलेटरी मोशन, एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच, ऐसी एक ऑसिलेटरी मोशन इन विच जिसमें the acceleration is directly proportional to its displacement from mean position and is always directed towards the mean position। इसी को थ्योरेटिकल लिखा गया। तो ये हमारे पास हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, और ये इसका मैथमेटिकल जो से हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है, ये लिखी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और ये भी क्वेश्चन, अच्छा होप की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। और इसके बाद यहाँ पर आगे फिर वही बातें लिखी हुई है कि ए से एक्सेलरेशन बन रहा है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बता चुका हूँ, और नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
अब क्वेश्चन ये है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मूवमेंट है, ये मैस है, ये स्प्रिंग है, मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मूवमेंट है ये प्रूफ करना है कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर इसका आंसर ये आ जाए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका आंसर ये आ जाए तो मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मूवमेंट है वो कौन सी होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। तो अभी हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम को सॉल्व किया, तुम्हारे पास ये आ गया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इसका आंसर भी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आया, इट्स मीन ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। होप के ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैस स्प्रिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। अब मैस स्प्रिंग सिस्टम में अब क्वेश्चन नंबर 3 को हमने रीड किया था कि प्रूफ करना है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? फर्ज करना पड़ेगा। हमने फर्ज करना है कि एक मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कंसिडर अ मैस एम, फर्ज किया कि एक मैस एम अटैच टू अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारे पास क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट में कुछ स्प्रिंग्स हमारे पास हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास उस स्प्रिंग का जो हार्ड है या सॉफ्ट है उसकी प्रॉपर्टी को। अच्छा, ऑन अ फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम एक फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास वर्टिकल सरफेस है। तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम एक फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। ऐसा एक स्प्रिंग है जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ है और आगे मैस है जो कि इस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये फ्रैक्शनलेस कब होगी? जैसे मैं ये मेरे पास है ऑयल है, फ्रैक्शनलेस मीन्स मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल गिरा, इस तरह गिरा देता हूँ, ये हमारे पास अब ऑयल पड़ा, ऑयल इसके ऊपर मैंने गिरा दिया। अब ये तकरीबन फ्रैक्शनलेस, कंप्लीट फ्रैक्शनलेस नहीं होगी, ये लिखा हुआ है ऑन अ फ्रैक्शनलेस, मतलब कि ऑयली है। अब इसके ऊपर ये ऑयली सरफेस के ऊपर ये मैस स्प्रिंग सिस्टम पड़ा हुआ है हमारे पास। अब हम इसको मूव करेंगे तो ये इजीली मूव करेगा क्योंकि इसकी फ्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, क्योंकि ये हमारे पास अभी इससे मैंने ऑयल को गिराया, तो ऑयल हो, कोई भी लुब्रिकेट मतलब कि ग्रीस वगैरह कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ, फिर इसको मूव करेंगे के छोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर मीन पोजीशन के इस तरह मूवमेंट करेगा। तो ये लाजमी लिखना है होना, ये कंडीशन है इसके लिए फ्रैक्शन लेस होना चाहिए, मतलब कि ऑयली सरफेस पे हो, होना फ्रैक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम फ्रैक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। ये हमारे पास इसकी सबसे पहले कंसिडर करना है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसमें ये फ्रैक्शन लेस नहीं लिखते, तो ये लाजमी इसके लिए कंडीशन है कि आपने यहाँ पे वो फ्रैक्शन लेस सरफेस, मैंने ऑयल इसलिए कराया कि आपको याद रहे कि हमने फ्रैक्शन लेस सरफेस के ऊपर इसको रखना है। अब इसके बाद हमने क्या करना, वन अ मैस इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स, हमने इस मैस को यहाँ से डिस्प्लेस किया फोर्स लगा के यहाँ तक। जैसे ये यहाँ मीन पोजीशन पे था, मैंने इसको डिस्प्लेस किए मीन से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो एक्स था। यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं, हमने इस मैस को डिस्प्लेस किया फोर्स लगा के, और वो डिस्टेंस कितना बना है? एक्स। मीन से, इस मीन पोजीशन से यहाँ तक हम फोर्स लगा के इसको ले आए डिस्टेंस एक्स पे, ये बात वो कर रहे हैं। व्हेन अ मैस इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स, द स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स, अब स्प्रिंग इस पे वापस फोर्स लगा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, इसको यहाँ से मैं फोर्स लगा के यहाँ ले, अब ग्रेविटी इसको वापस फोर्स लगा रही है। जैसे मैं इसको रिलीज करूँगा तो ये वापस मूव करेगा, क्योंकि वापस इस तरह स्प्रिंग
मैं इसको फोर्स लगा के यहाँ ले आया हूँ, अभी वापस फोर्स लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ये लिखा हुआ है, स्प्रिंग एक्सर्ट्स और रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अब हुक्स लॉ क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से समझ लें। हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हुक्स लॉ, इसको मैंने क्वेश्चन का नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब यहाँ पे शो किया कि नेगेटिव साइन शोज दैट एफ इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हमारे पास ये मीन पोजीशन है। तो फॉर नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शो कर रहा है फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, फोर्स यहाँ पर फोर्स किधर लग रही है, मीन पोजीशन की तरफ, जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। अब जब यहाँ पर है तो फोर्स किधर लग रही है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, जैसे इसको मैं फ्री करूंगा तो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, तो फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन है ये। तो ये लिखा हुआ नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहाँ पे पेपर में एमसीक्यूज आता है और स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चीज़ें, यहाँ लिखा हुआ है फोर्स इज ऑलवेज, यहाँ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और यहाँ पे फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन। तो पेपर में स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे देते हैं, एक में एक्सेलरेशन लिख देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एमसीक्यूज में फोर्स लिख देंगे, और ऑप्शन सी में वो लिखेंगे बोथ। तो आपने बोथ वाले ऑप्शन सी पे टिक करना है, ए और बी बोथ। तो इस तरह का कन्फ्यूजन ये पेपर में क्रिएट करते हैं, और कोई एक आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, दोनों अगर आ जाए तो फिर आपने बोथ वाले ऑप्शन को सर्कल करना है। अच्छा, इसके बाद अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम बी, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया है और हुक्स लॉ वाली को फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड, ये इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड है, इक्वल टू के इधर राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड और इसके इक्वल टू के लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है, यहाँ पर भी एफ है और यहाँ पर भी, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है। सो इट्स मीन कि इनकी राइट साइड, इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड भी इक्वल होंगी। लेफ्ट में इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, तो एफ ये दोनों इक्वल है, तो इट्स मीन कि ये एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, दोनों की राइट साइड भी इक्वल होंगी। इसे कहते हैं बाई कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों को इनको हमने कंपेयर किया, दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो दोनों की राइट भी इक्वल होगी। अब इसके बाद एम ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, और इस बाकी सिंपल इस तरह नीचे आ जाएंगे, ये ए इस तरह नीचे आ गया, माइनस भी इस तरह नीचे आ जाएगा, के भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा। सिर्फ एम ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास के भी कांस्टेंट है, एम भी, एक्स हमारे पास वेरिएबल है, एक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम में चेंज हो रहा है, तो एक्स हमारे पास चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन भी इसका 0 से मैक्सिमम से 0 हो रहा है। कांस्टेंट दो हैं, एक मैस, अगर ये मैस अपने सिस्टम की बात करें तो मैस इसका चेंज नहीं हो रहा, बेशक ये मूव करे तो मैस कांस्टेंट है, और के इस स्प्रिंग का जो प्रॉपर्टीज़ है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तो मैस और के दोनों कांस्टेंट है। ये लिखा हुआ है के और एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट हमारे पास आएगी तो जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएंगे। ये मैथमेटिकल रूल है कि कांस्टेंट को फिर हम छोड़ देंगे, माइनस भी आ गया, ए भी आ गया, जब कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे, साइड पे कर देंगे, तो फिर हम इक्वलिटी को प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे प्रूव हो गया कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो मूवमेंट है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मूवमेंट है। ये डेफिनेशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो यही चीज़ आ गई, ए इज डिस्ट्रीब्यूशनल टू माइनस एक्स, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया ए इज डिस्ट्रीब्यूशनल टू माइनस एक्स। तो इससे प्रूव हो गया कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो मूवमेंट है वो कौन सी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये लिखा हुआ है, सो द मोशन ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे कोई आंसर हमें पता चला कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट क्या है, सिंपल हार्मोनिक मूवमेंट है। अब इसके बाद हमारे पास ये इसको दोबारा हमने डिफाइन किया सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ये वही इस तरह डिवाइड किया है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फिर ये नेगेटिव का लिखा हुआ है, एंड ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन।
तो इसी को मैंने दोबारा डिफाइन किया यहाँ पे, क्योंकि इससे डेफिनेशन आ गई थी और ये प्रूव हो गया। और यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर जगह है पेपर में तो आगे आप साथ ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाए ज़रा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैथ सेपरिंग सिस्टम। इस मैथ सेपरिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे। अच्छा, फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 3, जरा यहाँ पर ध्यान देना इक्वेशन 3 पे। ये हमारे पास है इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है के ओवर एम। के ओवर एम हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। ये के ओवर एम हमारे पास किसके इक्वल आता है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। अच्छा, ये बात है तो सिंपल, अगर समझ ना आए तो स्टूडेंट ने ये याद कर लें। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप के ओवर एम की यूनिट्स, इसको हम ओमेगा के इक्वल क्यों नहीं कर सकते, ओमेगा स्क्वायर क्यों किया है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनके जो यूनिट्स आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या मैं इसको लिखा हूँ इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर। के ओवर एम के यूनिट्स आएंगे आपके पास। और अगर इसके यूनिट्स निकालेंगे ओमेगा स्क्वायर के, तो ये भी आपके पास 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर आएंगे। 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर इसके भी यूनिट्स हैं, इसके भी हैं। अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटा दूँ तो ये 1 ओवर सेकेंड आता है। तो इसीलिए ओमेगा पे स्क्वायर लाजमी है। तो के ओवर एम किसके इक्वल है? ओमेगा के नहीं, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर लगाएंगे तो फिर इसका भी 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए के ओवर एम हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, इनके यूनिट्स भी इक्वल है। और एक सिंपल एक रीज़न मैंने बता दिया कि ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल क्यों है। तो ये आपके कोर्स में तो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सॉरी, मैंने सारा डिलीट रेस कर दिए। हमारे पास के ओवर एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। यह हमें पता चला है क्वेश्चन नंबर 3 से। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, के ओवर एम को इधर। अब हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ओमेगा रह जाएगा। इक्वल टू इस तरह आ गया, स्क्वायर रूट के ओवर एम हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा की। ये हमने ये फाइंड कर लिया ओमेगा की। अब फॉर टाइम पीरियड, सो वी नो, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ओमेगा 2 पाई ओवर टी के इक्वल कैसे होता है। लास्ट लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लाजमी आपने देखा। उसमें हमने ये किया था, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि वी नो ओमेगा 2 पाई ओवर टी के इक्वल भी है और ओमेगा इसके भी इक्वल है। ये भी हमने प्रूव किया। इससे कुछ मैंने फिजिकल एक्सप्लेन किया था। यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी? टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, ओमेगा इधर आगे डिवाइड। ये टी डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड 2 पाई, इस तरह नीचे आ गया इक्वल टू। अब इसके बाद ये टी भी इस तरह आ गया इक्वल टू भी, 2 पाई भी आ गया। ओमेगा, ओमेगा किस इक्वल है? के ओवर एम। ओमेगा डिनोमिनेटर में नीचे है, तो इसको नीचे हम के ओवर एम करेंगे तो एम फिर के ओवर एम, एम ऊपर आ जाएगा तो एम ओवर के हो जाएगा। बात समझ रहे? ओमेगा डिनोमिनेटर में है ना, तो ये के ओवर एम, एम ओवर के हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मैंने एम ओवर के लिख 2 पाई एम। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का। अब फॉर फ्रीक्वेंसी, वही नो, ये भी हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे का उल्ट होते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, एफ इस तरह आ गया, इक्वल टू भी आ गया, 1 भी आ गया। अब टी, टी डिनोमिनेटर में टी की वैल्यू क्या है? 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ये 1 भी इस तरह था, टी की जगह पे 2 पाई फिर अंडर रूट एम ओवर के था, तो यहाँ के ओवर एम हो जाएगा, क्योंकि ये टी डिनोमिनेटर में नीचे है, तो ये एम ओवर के फिर क्या हो जाएगा? के ओवर एम, ये उलट जाएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आ गया।